बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारा लेक्चर है पाकिस्तान पिनल कोड के हवाले से चैप्टर 3 है और चैप्टर 3 का हम पार्ट 2 जो है वो स्टडी करेंगे। पार्ट 1 में हमने चैप्टर 3 के जो सेक्शंस थे सेक्शन 53 से 63 तक स्टडी किए थे और आज पार्ट 2 में जो सेक्शन 64 है इससे ऑनवर्ड जो है वो स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे सेक्शन स्टडी करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज के ये जो लेक्चर है इसमें हम ये देखेंगे कि जब भी पाकिस्तान पिनल कोड के किसी भी जुर्म के हवाले से किसी मुलजिम को अदालत सज़ा सुनाती है और सज़ा में जो है उसको जुर्माना किया जाता है, उसके ऊपर फ़ाइन लगा दिया जाता है। अब वो मुलजिम अगर उस जुर्माने को अदा नहीं करता तो उस सूरत में उसके लिए क्या सज़ा होगी मुतबादल के तौर पे। तो सेक्शन 64 है यहाँ पे, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फ़ाइन, यानी कि अगर कोई मुलजिम जो है तो वो जुर्माना अदा नहीं करता तो उसको जो है फिर इम्प्रिजनमेंट होगी, यानी उसको कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। तो यहाँ पे सेक्शन की जो वर्डिंग है अब इसको स्टडी करते हैं। इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट। अब यहाँ तक जो है तो ये एक बात आपको यहाँ पे समझ आनी चाहिए। अब इसके आगे जो है तो वो फिर सेकंड बात है। पहली बात यहाँ पे इसमें कहते हैं कि पाकिस्तान पिनल कोड के जितने भी ऑफेंसेस हैं, अगर किसी भी कोई भी ऑफेंस ऐसा है कि जो पनिशेबल है यानी उसकी जो सज़ा है वो इम्प्रिजनमेंट है यानी कैद है, और साथ में कहते हैं कि एज़ वेल एज़ फ़ाइन यानी कैद के साथ जो है तो लाजमी जुर्माना भी है। अब अदालत ने क्या किया कि वो जो ऑफेंडर हैं, वो जो मुलजिम है, अदालत ने उसको जुर्माना कर दिया। अब चाहे उसको इम्प्रिजनमेंट हुई या ना हुई लेकिन जुर्माना जो है तो वो लग गया। अब ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है, एंड इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन। अब यहाँ पे जो है तो कहते हैं कि वो तमाम केसेस जिसमें जो जुर्माना है वो इम्प्रिजनमेंट है या उसमें फ़ाइन है। अब ऊपर हमने देखा कि इम्प्रिजनमेंट एज़ वेल एज़ फ़ाइन यानी कैद भी है और जुर्माना भी है, लेकिन कुछ ऑफेंसेस पाकिस्तान पिनल कोड में ऐसे हैं कि जिसकी जो सज़ा है वो या तो इम्प्रिजनमेंट है और या फ़ाइन है, और विद फ़ाइन ओनली, या कुछ जराइम ऐसे हैं कि जिसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ जुर्माना है यानी उसमें इम्प्रिजनमेंट है ही नहीं। इन विच द ऑफेंडर इज़ सेंटेंस टू अ फ़ाइन, और यहाँ पे अदालत ने उसको क्या किया कि जुर्माना कर दिया। यानी कि जितने भी ऊपर कंडीशंस बता दिए गए हैं इनमें सिर्फ जो है तो चाहे कैद होती हैं या नहीं होती लेकिन जुर्माना जो है तो वो लग गया। It shall be competent to the court which sentences such offender to direct by the sentence that in default of payment of the fine the offender shall suffer imprisonment for a certain term, which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under a commutation of a sentence। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब जुर्माना लग गया, उस ऑफेंडर के ऊपर जुर्माना कर दिया गया, तो अदालत के लिए ये कॉम्पिटेंट है, यानी अदालत के पास ये इख्तियार है कि जिस टाइम अदालत उसको सज़ा सुनाती है उस ऑफेंडर को, तो सज़ा सुनाते वक्त ये डायरेक्शंस देंगी अदालत उस मुलजिम को कि अगर आपने ये जो फ़ाइन आपके ऊपर लगा दिया गया, अगर आपने इसमें डिफ़ॉल्ट किया यानी जुर्माना अगर आपने अदा नहीं किया तो फिर जो वो ऑफेंडर है, वो जो मुलजिम है, वो मज़ीद कैद जो है वो काटेगा। अब जुर्माना अदा ना करना उसकी अलग से जो है तो फिर वो उसको कैद मिलेगी। मिसाल के तौर पर एक मुलजिम है, उसको अदालत ने 1 साल की सज़ा सुनाई और साथ में 1 लाख या 50,000 रुपये उसको जुर्माना भी कर दिया, लेकिन अदालत जिस टाइम सज़ा सुना रही थी उस मुलजिम को बताया कि अगर आपने ये 50,000 या 1 लाख जितना भी ये जुर्माना है अगर आपने ये अदा नहीं किया तो 1 साल की कैद के साथ साथ आप मज़ीद जो है तो वो 3 महीने जेल में गुजारेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि अदालत के पास ये इख्तियार है कि जब अदालत जो है वो सज़ा सुनाती है, चाहे उसमें कैद है और फ़ाइन भी है, तो फ़ाइन अदा ना करने की सूरत में अदालत उस मुलजिम को कहेंगी कि अगर आपने पेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया तो उस सूरत में आपको मज़ीद कैद जो है तो वो काटना पड़ेगा। उसके बाद है सेक्शन 65, limit to imprisonment for non-payment of fine when imprisonment and fine awardable. The term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of a fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment, which is the maximum fixed for the offence if the offence be punishable with imprisonment as well as fine। अब यहाँ पे सेक्शन 65 में ये बताया गया है कि जब जुर्माना एक मुलजिम अदा नहीं करता और जुर्माना अदा ना करने की सूरत में जब उसको मज़ीद
जो है वो इम्प्रिजनमेंट की डायरेक्शंस होती हैं कि आपको मज़ीद कैद काटना पड़ेगा, तो ये जो जुर्माना अदा ना करने की सूरत में जो वो कैद काटेगा उसका ड्यूरेशन कितना होगा। तो यहाँ पे सेक्शन 65 जो है इसमें बताया गया है कि जो एक जुर्म है, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे चोरी है, थेफ्ट है, तो थेफ्ट की जो पनिशमेंट है वो 3 साल है। ये थेफ्ट की मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 3 साल है। अब वो जो 3 साल की इम्प्रिजनमेंट है, तो उसका जो 1/4 अगर हम निकालें तो वो 9 महीने बनते हैं। अब यहाँ पे ये हुआ कि अगर एक मुलजिम है, उसने चोरी की, अदालत ने उसको कैद की सज़ा सुनाई और साथ में जुर्माना भी किया, तो उस सूरत में ये होगा कि अगर जुर्माना ये अदा नहीं करेगा तो 3 साल तो ये काटेगा, क्योंकि वो उस जुर्म की मैक्सिमम सज़ा है, और उसके साथ साथ जुर्माना भी अदा करेगा। लेकिन अगर जुर्माना अदा नहीं करेगा तो 3 साल का जो अगर उसका हम 1/4 निकालें तो वो 9 महीने बनते हैं। तो 3 साल असल जो कैद है वो भी काटेगा, और जुर्माना अगर अदा नहीं करेगा तो 9 महीने जो है ये मज़ीद कैद भी ये काटेगा। इसके बाद है सेक्शन 66, डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। The imprisonment which the court imposes in default of payment of a fine may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offence। अब यहाँ पे सेक्शन 66 को समझने के लिए हम ज़रा सेक्शन 64 पे वापस जाते हैं। जब हम सेक्शन 64 स्टडी कर रहे थे, वहाँ पे हमने ये देखा कि पाकिस्तान पिनल कोड में कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं कि जिसकी जो सज़ा है वो इम्प्रिजनमेंट एज़ वेल एज़ फ़ाइन है, यानी कैद के साथ सज़ा, कैद के साथ जुर्माना भी है। और कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं कि इम्प्रिजनमेंट या जुर्माना, यानी कि उसमें फ़र्क है। तो अब यहाँ पे ये है सेक्शन 66 ये कहता है कि एक जुर्म ऐसा है कि उसकी जो सज़ा है वो इम्प्रिजनमेंट भी है और साथ में जुर्माना भी है। लेकिन अदालत ने क्या किया कि अदालत ने उसको कैद में नहीं डाला, अदालत ने सिर्फ उसको ये कहा मुलजिम को कि आप सिर्फ जुर्माना अदा करें, आपको हम इम्प्रिजनमेंट नहीं देते, यानी कैद में नहीं डालते, आप सिर्फ और सिर्फ जो है तो वो फ़ाइन भर दे, जुर्माना भर दे। अब इस सूरत में ये होगा कि अगर ये मुलजिम उस जुर्माने को भी जो है वो अदा नहीं करता, वो फ़ाइन जो है वो पे नहीं करता, तो इस सूरत में वो ये जो मुलजिम है ये वही सज़ा काटेगा जो उस जुर्म की असल सज़ा है। यानी मिसाल के तौर पर हम थेफ्ट की बात करते हैं कि उसकी सज़ा जो है तो वो 3 साल कैद है और जुर्माना भी है। तो अदालत ने क्या किया कि इसको इम्प्रिजनमेंट नहीं सुनाया, इसको अदालत ने कहा कि आप सिर्फ जुर्माना भर दे और आप जो है तो फिर आज़ाद हैं। लेकिन अब ये जो मुलजिम है उस जुर्माने को अदा नहीं कर रहा, तो इस सूरत में अदालत कहेंगी कि ठीक है, हमने तो आपको जुर्माने की सज़ा सुनाई थी लेकिन आपने वो फ़ाइन अदा नहीं किया, तो इस सूरत में अब उस जुर्म की जो असल कैद है, जो 3 साल की कैद है, आप वो जो है फिर उसको काटेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 67, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली। अब सेक्शन 67 में ये बताया गया है कि कुछ जराइम ऐसे हैं, कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं पाकिस्तान पिनल कोड में कि उसमें इम्प्रिजनमेंट है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस जुर्म की जो सज़ा है वो फ़ाइन है, जुर्माना है। तो उस सूरत में उस जुर्माने का क्या होगा। तो अब यहाँ पे इस सेक्शन 67 में कहते हैं कि इफ़ द ऑफेंस बी पनिशेबल विथ फाइन ओनली, यानी कि कोई जुर्म ऐसा है कि जो जिसकी सज़ा है, जो पनिशमेंट है वो सिर्फ है फ़ाइन ओनली, यानी सिर्फ और सिर्फ जुर्माना है और उसमें इम्प्रिजनमेंट का जिक्र है ही नहीं। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेस इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन शेल बी सिंपल। तो यहाँ पे कहते हैं कि उस जुर्म की जो सज़ा है वो सिर्फ और सिर्फ जुर्माना है, और अगर मुलजिम जो है इस जुर्माने को अदा नहीं करेगा तो जुर्माना अदा ना करने की सूरत में जो उसको पनिशमेंट वो मिलेगी वो इम्प्रिजनमेंट होगी, और ये इम्प्रिजनमेंट जो है ये सिंपल होगी, यानी सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, जो जेल में होगा, इससे कोई मुशक्क़त वाला काम नहीं करवाया जाएगा, सिर्फ जो है वो कैद काटेगा। एंड द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन्ड इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अब यहाँ पे कहते हैं कि जुर्माना तो अदा ये नहीं करेगा, क्योंकि उस जुर्म की जो सज़ा है वो सिर्फ और सिर्फ जुर्माना है और अदा नहीं कर रहा, तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी। और इसके साथ कहते हैं कि ये इसका ड्यूरेशन कितना होगा, तो आगे कहते हैं कि शेल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग स्केल। अब यहाँ पे नीचे एक स्केल बताया गया है, that is to say for any term not exceeding 2 months when the amount of the fine shall not exceed 50 rupees। अब यहाँ पे कहते हैं कि 50 रुपये या इससे कम का अगर जो जुर्माना उसको यानी फ़ाइन जो है उसको सुनाया गया है कि आप 50 या इससे कम का जो है वो जुर्माना भर दें, अगर ये अदा नहीं करेगा तो उस सूरत में इसको 2 महीने की जो है तो वो
कैद होगी। एंड फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 4 months व्हेन द अमाउंट शेल नॉट एक्सीड 100 रुपीज़। अब 100 रुपये का उसको जो है तो वो जुर्माना उसको अदा करने का कहा गया है। अब ये 100 रुपये अगर अदा नहीं करेगा तो जो है उसको उस सूरत में उसको 4 महीने की कैद होंगी। एंड फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months इन एनी अदर केसेस। और जुर्माना जो है तो वो 100 रुपये से जितना भी आगे ज़्यादा होगा तो उस सूरत में ये 6 महीने जो है वो कैद काटेगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 50 रुपये, 100 रुपये और इससे कम के जो जुर्माना है। अब ये जो हमारे पास पाकिस्तान पिनल कोड है ये 1860 का है। उस टाइम जो है 50 रुपये और 100 रुपये की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। उस हिसाब से यहाँ पे इसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो बताई गई हैं। आज के दौर में जो ज़रूरी है कि इस पीपीसी में अमेंडमेंट होना ज़रूरी है ताकि इस जुर्माने को एक्सीड किया जाए। लेकिन यहाँ पे ये सेक्शन जिस तरीके से बताया गया है तो उसी को हम स्टडी करके आगे चलेंगे। सेक्शन 68 इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। अब ये जो उसको जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है उस ऑफेंडर को और वो जुर्माना अदा नहीं कर रहा तो वो जेल में है, तो उस सूरत में अगर ये जुर्माना अदा कर देता है तो उस सूरत में क्या होगा। द इम्प्रिजनमेंट विच इज़ इम्पोज्ड इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन शेल टर्मिनेट व्हेन एवर दैट फाइन इज़ आइदर पेड और लीव्ड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। यहाँ पे कहते हैं कि जो इम्प्रिजनमेंट उस ऑफेंडर को सुनाई गई है डिफ़ॉल्ट की सूरत में, यानी कि उसने जुर्माना नहीं भरा, अदालत ने उसको जेल में भेज दिया है। अब जैसे ही उसको जेल भेज दिया गया और वो जुर्माने को अदा कर देता है तो इसकी यहाँ पे जो इम्प्रिजनमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। या यहाँ पे कहते हैं कि लीव इट बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी या तो कानूनी तरीके से उससे जुर्माना वसूल कर लिया गया तो उस सूरत में इसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मिसाल के तौर पर एक मुल्ज़िम को अदालत ने कहा कि आप 5000 रुपये का जुर्माना भर दें। अब ये जो मुल्ज़िम है उस जुर्माने को अदा नहीं कर रहा तो अदालत इसको जेल भेज देगी। लेकिन जैसे ही इसको जेल भेज दिया गया और उसी लम्हे ये अगर उस 5000 जुर्माने को अदा करता है तो इसकी जो ये इम्प्रिजनमेंट है ये ख़त्म हो जाएगी। या अदालत जो है वो कानूनी तरीके से इससे ये जुर्माना वो ले लेती है तो उस सूरत में भी इसकी जो इम्प्रिजनमेंट है ये ख़त्म हो जाएगी। Section 69 Termination of imprisonment on payment of proportional part of fine. If before the expiration of the term of imprisonment fixed in default of payment such a proportion of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate. तो यहाँ पे इस सेक्शन में कहते हैं कि जो उसको जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है उस मुल्ज़िम को, वो उस जुर्माने का कुछ हिस्सा जो है वो अदा कर देता है। यानी उसको जेल भेज दिया गया है, अभी कैद में है और उसी कैद के दौरान जो है तो उसने कुछ जुर्माना जो है वो अदा कर दिया गया या अदालत ने उससे कानूनी तरीके से वो जुर्माना वसूल कर लिया गया है। तो अब यहाँ पे उस जितना जुर्माना उसने अदा किया है और जितनी कैद उसने काटी है तो उसको यहाँ पे एक स्केल के ज़रिए उसको देखा जाएगा। उस स्केल के ज़रिए कैसे देखा जाएगा, यानी मिसाल के तौर पर एक मुल्ज़िम है, अदालत ने उसको 1000 रुपये का जुर्माना वो कर दिया। अब वो 1000 रुपये अदा नहीं कर रहा तो अदालत ने उसको जेल भेज दिया। अब जब वो जेल चला गया तो उसने क्या किया कि उसने तकरीबन आधी कैद जो है वो काट दी है और उसके बाद उसने 600 रुपये जुर्माना अदा कर दिया। यानी 1000 रुपये में से उसने 600 रुपये अदा कर दिए, अब रह गए 400। अब यहाँ पे उस कैद को देखा जाएगा कि इसने कितनी कैद काटी है। अब 60% जो है इसने कैद भी काटी है और 60% जो है वो इसने जुर्माना भी अदा कर दिया, तो इस सूरत में इसकी जो सज़ा है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद सेक्शन 70 फाइन लेवेबल विद इन 6 years और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लायबिलिटी। तो यहाँ पे सेक्शन 70 जो है ये कहता है कि अब जब मुल्ज़िम जो है वो कैद में है, उसको जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है, तो जब वो कैद में होगा तो अदालत यहाँ से उस मुल्ज़िम से 6 साल के अंदर अंदर उससे जो है वो जुर्माना वसूल करेंगी। यानी मिसाल के तौर पर एक मुल्ज़िम को अदालत ने सज़ा सुनाया, इम्प्रिजनमेंट भी है और साथ में जुर्माना भी है, तो जुर्माना जो उससे रिकवर किया जाएगा उसका जो टाइम पीरियड है वो 6 years है। और अगर मुल्ज़िम को जो सज़ा हुई है वो 6 साल से ज़्यादा है, यानी 10 साल 14 साल या उम्र कैद की सज़ा हुई है उसको, तो जितना अरसा ये मुल्ज़िम कैद में रहेगा तो इसके दौरान जो है इससे ये जुर्माना रिकवर किया जाएगा। लेकिन अगर इस मुल्ज़िम की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी होगी तो उसकी प्रॉपर्टी से ये जो जुर्माना है ये रिकवर किया जाएगा।
एग्जाम्पल के साथ पहले इस ऊपर के टाइटल को समझते हैं, फिर नीचे के सेक्शन पे आते हैं। अब ऐसा है कि एक मुलजिम है, अदालत ने उसको कहा कि आपको 3 साल की कैद है और 1 लाख रुपए जुर्माना है। अब उस सूरत में क्या होगा कि 3 साल कैद तो इसने काट दी है, लेकिन जिस दिन अदालत ने इसको ये सज़ा सुनाया था तो उस दिन से लेके आगे 6 साल का टाइम पीरियड है। तो 6 साल के अंदर अंदर इस मुलजिम से ये जुर्माना जो है तो ये रिकवर किया जाएगा। लेकिन अब ये जो मुलजिम है इसको 3 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई है, मिसाल के तौर पर 10 साल हुई है, 14 साल है या इससे ज़्यादा है, तो अब जितना अरसा ये कैद में रहेगा तो इसी दौरान इससे ये रिकवरी की जाएगी। लेकिन इसी दौरान अगर इस मुलजिम की डेथ हो जाती है तो इसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई घर होगा, कोई प्लॉट होगा, कुछ भी मकान होगा, तो उससे उसको सेल करके, उसको नीलाम करके अदालत जो है तो उस जुर्माने की रिकवरी करेगी। अब आगे पढ़ते हैं। द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन्स अनपेड। अब यहाँ पे कहते हैं कि जुर्माना पूरा का पूरा या जुर्माने का कुछ हिस्सा अगर वो अब अनपेड रह चुका है, यानी कुछ अदा हुआ है, कुछ अदा नहीं हुआ, या पूरा का पूरा अदा नहीं हुआ, मे बी लिव्ड एट एनी टाइम विद इन 6 years आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस। तो जब अदालत उसको सेंटेंस सुनाएगी, जुर्माना सुनाएगी, तो उस दिन से लेके आगे 6 साल का टाइम पीरियड है। इस 6 साल के टाइम के अंदर अंदर इस मुलजिम से उस जुर्माना जो होगा उसकी रिकवरी की जाएगी। एंड इफ़ अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 6 years। लेकिन अगर इस मुलजिम को जो इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई है वो 6 साल से ज़्यादा है, तो फिर इस 6 साल के मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया कि 10 साल 14 साल, तो फिर इस 10 साल या 14 साल के अंदर अंदर इससे रिकवरी की जाएगी। फिर यहाँ पे 6 years का टाइम पीरियड नहीं होगा, क्योंकि उसकी सज़ा जो है तो वो 6 साल से ज़्यादा है। तो जितना अरसा ये कैद में होगा तो उस अरसे के दौरान इससे ये रिकवरी की जाएगी। Then at any time previous to the expiration of that period and the death of the offender does not discharge from the liability any property which would after his death be legally liable for his debt। और यहाँ पे अगर उस ऑफेंडर की डेथ हो जाती है तो डेथ की सूरत में जो उस मुलजिम की प्रॉपर्टी होगी उससे ये रिकवरी की जाएगी उस जुर्माने की। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन 71 लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। यहाँ पे सेक्शन 71 में ये बताया गया है कि जब एक जुर्म जो है वो छोटे छोटे जराइम से मिलकर बना है तो उस सूरत में जो पनिशमेंट होगी उसकी लिमिट क्या होगी, यानी कि हर उस छोटे छोटे जुर्म के लिए उस मुलजिम को सज़ा सुनाई जाएगी या एक ही सज़ा सुनाई जाएगी। वेयर एनीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस इज़ मेड अप ऑफ पार्ट्स एनी ऑफ विच पार्ट इज़ एट सेल्फ एन ऑफेंस द ऑफेंडर शेल नॉट बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट ऑफ मोर देन वन ऑफ सच इज हिज ऑफेंसेस अनलेस इट बी सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी ऐसा कोई जुर्म जो कि छोटे छोटे जराइम से मिलकर बना है तो उसमें से हर एक छोटे जुर्म के लिए उस मुलजिम को सज़ा नहीं सुनाई जाएगी बल्कि सिर्फ एक सज़ा सुनाई जाएगी। अब मिसाल के तौर पर जैसे कि एक शख्स है वो किसी के घर में घुसता है तो यह ट्रेसपास में आता है, फिर वो वहाँ पे जाके चोरी करता है तो वो उसमें वो एक अलग जुर्म बन जाता है, फिर वहाँ पे वो किसी का मर्डर करता है तो ये एक अलग जुर्म बन जाता है। तो अब इस एक एक जुर्म की सज़ा उसको नहीं सुनाई जाएगी बल्कि इन तीनों में से जिस जुर्म की सबसे बड़ी सज़ा है वो सज़ा उसको सुनाई जाएगी। Where anything is an offense falling within 2 or more separate definitions of any law in force for the time being or by which offenses are defined or punished, or where several acts of which one or more than one would be itself or themselves constitute an offense constitute when combined a different offense, the offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tries him could award for any of such offense। यहाँ पे भी यही बात बताई गई है कि कोई ऑफेंस ऐसा है कि जो कुछ लॉ ऐसे हैं कि दोनों लॉ के डिफिनीशंस पे उतरता है, यानी कि जैसे पाकिस्तान पिनल कोड है उसमें भी डिफिनीशन में फॉल करता है, या इसके अलावा कोई जैसे एंटी टेररिज्म एक्ट है उसमें भी कोई ऑफेंस फॉल करता है। तो जब उस सूरत में उस मुलजिम को सज़ा सुनाई जाएगी तो जिस ऑफेंस की सबसे बड़ी सज़ा होगी, यहाँ पे लास्ट में कहते हैं कि सिविल पनिशमेंट, यानी सबसे जो बड़ी जो सज़ा होगी जिस ऑफेंस की वो उस मुलजिम को सुनाई जाएगी। सेक्शन 72 पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज़ डाउटफुल ऑफ विच।
अब यहाँ पे सेक्शन 72 जो है, यहाँ पे इसका कोई मकसद ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड बन चुका है कि जहाँ पे जिस केस में भी थोड़ा सा भी कोई शक हो तो उसका फ़ायदा हमेशा मुलजिम को मिलता है, और मुलजिम यहाँ पे या तो उसको ज़मानत मिल जाती है या उसको उससे बरी कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 72 ये कहता है कि जब एक मुलजिम है उसके ऊपर एक से ज़्यादा जराइम का इल्ज़ाम है, तो उस सूरत में अगर जज जो है केस की एंड तक पहुंचने के बाद डाउटफुल हो कि यहाँ पे इस मुलजिम को कौन से जुर्म के लिए कौन सी सज़ा सुनानी चाहिए, तो यहाँ पे आगे कहते हैं कि उस सूरत में क्या होगा। इन ऑल केसेस इन विच जजमेंट इज़ गिवन दैट अ पर्सन इज़ गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द जजमेंट, but that it is doubtful of which of these offences he is guilty, the offender shall be punished for the offence for which the lowest punishment is provided if the same punishment is not provided for all। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब एक मुलजिम को सज़ा सुनाई जाएगी और मुलजिम ऐसा है कि उसने एक से ज़्यादा यानी सेवरल ऑफेंसेस किए हैं, और जजमेंट में यहाँ पे जज जो है वो डाउटफुल हो कि ये जो एक से ज़्यादा इसने जराइम किए हैं, मैं किस जुर्म के लिए इसको सज़ा सुना रहा हूँ, कौन से जुर्म के लिए सज़ा सुनानी चाहिए, डाउटफुल मैटर हो, तो उस सूरत में जिस जुर्म की सज़ा सबसे लोवेस्ट होगी तो अदालत उस मुलजिम को वो सज़ा सुनाएगी। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपके लिए आज का लेक्चर इंतहाई इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी चैप्टर का पार्ट 3 जो है तो वो नेक्स्ट अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।